हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में महा मैराथन क्लास को, जो कि हमारा है विज्ञान का। इसमें हम लोग सारे मॉडल पेपर सोल्यूशन यानी 2016 से लेकर 2023 तक के मॉडल पेपर सोल्यूशन को पूरा कवर करेंगे। यदि अभी तक आपने विज्ञान विषय में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह एक वीडियो आपके लिए एग्जाम पास करने के लिए एकदम उपयुक्त होगी। यानी यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप केवल एक क्लास से एग्जाम को पास कर सकते हैं। और आप इसका जो है PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान में जो है 2016 के प्रश्न पत्र को। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राकृतिक चयनवाद जो है प्रतिपादित किया गया। प्राकृतिक चयनवाद ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लैमार्क द्वारा। तो डार्विन जो है, जो प्राकृतिक चयनवाद है, इसका प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने इसकी नींव रखी और इसका प्रचार किया क्योंकि यह प्रणाली को जो है, इस प्रणाली को जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, डार्विन द्वारा। प्राकृतिक चयनवाद जो है ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। इसमें हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। इसी एक वीडियो में आप बस एग्जाम पूरा पास कर जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा, इनमें से कौन सा है जो सांद्रण विधि नहीं है? तो देखिए, सांद्रण अगर हम देखें सांद्रण विधि, तो इसमें जो निष्ठापन है ये हमारा सांद्रण विधि नहीं है। सांद्रण की विधियां देखें तो आपका है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और हाथ द्वारा छटाई। ये सभी हमारे हैं सांद्रण की विधि, जबकि जो निष्ठापन है ये सांद्रण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में आवेश आ जाता है, यानी धन आवेश आता है, ऋण आवेश, दोनों या कोई नहीं। तो जब भी जो है कांच को जो रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो छड़ में धन आवेश और रेशम में ऋण आवेश, यानी जो छड़ होगा उसमें धन आवेश आ जाएगा और जो रेशम होता है उसमें ऋण आवेश आ जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि छड़ में आवेश होगा, तो छड़ में हमारा धन आवेश होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर जाने पर जो है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? यानी जो आवर्त सारणी होती है इसमें किसी समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है? ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, आणिक त्रिज्या घटती जाती है, या सुचालकता जो है ये घटती जाती है, या घनत्व तो बढ़ता जाता है, या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो है धात्विक और आणिक त्रिज्या जो है विद्युत धनात्मकता में क्रमशः वृद्धि होती है, जबकि तत्वों के आयनिक ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता तथा गलनांक घटता है। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो जब भी ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे, जो धात्विक और रासायनिक त्रिज्या है, विद्युत ऋणात्मकता जो है यह क्रमशः बढ़ती जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धात्विकता जो है बढ़ती जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। यानी कौन सी रुधिर कणिका है जो रुधिर का थक्का बनाती है? ऑप्शन दिया गया है लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका और इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट। नाम है प्लेटलेट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये हमारे शरीर को रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने में क्या होता है, जो रक्त स्राव होता है इसका खतरा अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे से शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, दृष्ट धारा किसे कहते हैं?
तो देखिए दृष्ट धारा जो है सदैव एक ही दिशा में बहती है। दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में बहती है, जिसकी ध्रुवीयता जो है वह नियत रहती है। दृष्ट धारा की तुलना जो है प्रत्यावर्ती धारा से नहीं की जा सकती है। दृष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलता है। दृष्ट धारा जो है इस समय के साथ अपनी दिशा को नहीं बदलता है। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो सर्वाहारी जो जंतु होते हैं ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो नित्य आहार में वनस्पतियों के साथ मांस को भी शामिल करते हैं, यानी कि जो वनस्पतियों के साथ मांस का भी सेवन करते हैं अपने नित्य आहार में, उन्हें मांसाहारी जंतु या सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु में आपके आते हैं कुत्ता, फिर आपका छछूंदर, बिल्ली, लोमड़ी, लंगूर इत्यादि। प्रश्न नंबर 8 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्व पृथक्करण विधि का जो है किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? यानी जो गुरुत्व पृथक्करण विधि है इसके द्वारा किस अशुद्धि को दूर किया जाता है? तो गुरुत्व पृथक्करण देखते हैं, जब अयस्क तथा जो आपका है अर्धधात्री अपेक्षित घनत्वों में जो है अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में जो है अयस्क को बारीक पानी में धारा में प्रवाहित कर लिया जाता है। धारा में जो है प्रवाहित कर लिया जाता है, जिससे अयस्क क्या होता है, अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियाँ जो है ये ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछे कि गुरुत्व पृथक्करण विधि का जो है किन अयस्कों के लिए किया जाता है, तो कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। एड्स का पूरा नाम, तो देखिए एड्स से तात्पर्य या एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड आइमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये है एड्स का पूरा नाम। ये है एड्स का पूरा नाम, एक्वायर्ड आइमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक ऐसा वायरस है, यानी एड्स जो है एक वायरस के कारण होता है, जिसे ह्यूमन आइमिनो वायरस यानी HIV जिसको कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम जो है इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1981 ईस्वी में जो है लगा था। इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में 1981 ईस्वी में लगा था। यह रक्त संचरण जो है प्राप्त का जननिक संसर्ग एवं माता से उसमें फैलने वाला लैंगिक जो है संसर्गजन्य रोग है, जिसमें जो है रोगी की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इसका कारण आपका है ह्यूमन आइमिनो विषाणु के कारण जो है यह होता है। एड्स का संचरण निम्न प्रकार से होता है। इनमें रक्त संचरण यानी HIV वायरस का जो है रक्त संचरण के माध्यम से भी फैलता है। HIV वायरस जो है ये रक्त संचरण के माध्यम से भी फैलता है। प्रश्न नंबर 10 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं, तो देखते हैं। पहला दिया गया है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर दिशा से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। ये पहली विशेषता, यानी उत्तर दिशा से निकलेंगी और दक्षिणी दिशा में समाप्त या दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएंगी। दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को जो है नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है दिशा और परिमाण द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र दिशा और परिमाण द्वारा जो है निर्दिष्ट किया जाता है। चौथा है, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं केंद्र रेखा पर सीधी रेखा में गुजरती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, केंद्र रेखा पर ये सीधी रेखा में गुजरती हैं। तो ये आपका हो गया चुंबकीय बल रेखाओं की प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न नंबर 11 है, एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है? तो देखते हैं, एक एम्पियर किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है 1 एम्पियर होता है। फिर से देखते हैं, 1 एम्पियर कैसे कहते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ मान लीजिए कि कोई तार है, वायर है, उसमें क्या होगा, प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है,
तो उस परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होगा, यानी उस तार में जो विद्युत धारा का मान होगा वही एम्पियर होगा, वही आपका 1 एम्पियर होगा। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है 2017 का प्रश्न पत्र। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एलिसा परीक्षण है। ऑप्शन दिया गया हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। तो देखिए एचआईवी यानी हेपेटाइटिस रोगों का पता लगाने के लिए जो है एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एलिसा परीक्षण जिसे एंजाइम लिंक्ड आइमनोसार्वेट परख यानी जिसको हम लोग एलिसा कहते हैं, ये इसका पूरा नाम होता है। तो एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? तो ये आपका होता है एचआईवी का जो होता है आपका हेपेटाइटिस रोग, इसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये रोग होता किस में है? तो एड्स में होता है। यानी ये वायरस किस में होते हैं? तो एड्स में होते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी एड्स हो जाएगा। दूसरा है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देगा जिंक, लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो अगर हम गैलेना देखें तो ये सीसा यानी पीबी का धातु है। सीसा पीबी, जिसको हम लोग लेड भी बोलते हैं, जिसको लेड भी बोला जाता है। गैलेना जो है सीसा पीबी यानी लेड का एक अयस्क है। यह सीसा सल्फाइड यानी पीबीएस का एक खनिज है जो धातु कर्म में सीसा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। गैलेना धरती पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सीसा अयस्कों में से एक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेड। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये लेड का है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? ऑप्शन दिया गया है समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम या खाद्य जाल। तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से जो है पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ये आपका बनता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, शुष्क सेल में जो है किस पदार्थ की छड़ ये नोड का कार्य करती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरान। तो सूक्ष्म सेल में जो है ये नोड का कार्य कार्बन जो है ग्रेफाइट करता है। किसकी छड़ करता है? तो कार्बन, जिसको हम लोग ग्रेफाइट भी बोल देते हैं, इसी का छड़ जो है कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कार्बन। शुष्क सेल में जो है कार्बन पदार्थ की छड़ इन नोड का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 5 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली जो रुधिर कणिका का नाम है उसका नाम है प्लेटलेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लेटलेट। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अतलघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। खाद्य जाल से क्या समझते हैं, या खाद्य जाल क्या होता है? तो देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंधों का एक जटिल नेटवर्क है। यह जो है एक दूसरे से जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से बनता है। खाद्य जाल का जो है उपचार पौधों से होता है। वे सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिरता, जैव विविधता और पोषक तत्वों को चक्रण प्रदान करता है। तो ये आपका हो गया खाद्य जाल। प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्युत के 2 सुचालक और कुचालक पदार्थ, तो सुचालक में आपका आता है तांबा, एल्युमिनियम, इसमें और लिखना चाहें तो लिख लें चांदी, ये सभी होते हैं। और कुचालक में आपका हो गया रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, सूखी जो है
लकड़ी, ये सभी आपके होते हैं कुचालक में। प्रश्न नंबर 8 है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो देखते हैं धातु गैल्वेनीकरण जो प्रक्रिया है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया, तो धातुओं को जंग से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यानी धातु गैल्वेनीकरण क्या है? इसमें धातुओं को जो है जंग से, यानी कि जिसको हम लोग संचरण बोलते हैं, उसको उससे बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह प्रक्रिया जो है दो तरीकों से की जा सकती है। पहला आपका है गर्म डुबकी गैल्वेनीकरण और दूसरा है इलेक्ट्रो गैल्वेनीकरण। ये इसके दो विधियां हैं। प्रश्न नंबर 9 है, सर्वदाता व सर्वग्राही जो है रक्त वर्ग का नाम बताइए। सर्वदाता और सर्वग्राही जो है रक्त वर्ग का नाम। तो देखते हैं सर्वदाता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को जो है सर्वदाता कहते हैं। यानी जो रक्त समूह जिसका ओ होता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। इसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें एंटीजन नहीं होता है। यानी जो इसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं होता है, लेकिन इसमें ए और बी जो होते हैं ये दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। इसलिए किसी भी जो है अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से जो है रक्तदान कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। दूसरा हमारा है सर्वग्राही, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर यहाँ नहीं होना चाहिए, ये है सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को जो है सर्वग्राही कहते हैं। यानी जिसका रक्त समूह ए बी होता है उसको सर्वग्राही कहा जाता है। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। यानी ए बी रक्त जो समूह वाला व्यक्ति होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये जो है किसी भी अन्य रक्त समूह से जो है रक्त प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा हो गया सर्वदाता और सर्वग्राही। प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। किसी परमाणु को जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या करता है? तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को जो है दर्शाता है। यह एक रासायनिक गुण है जो आपका सहसंयोजक बंधों में जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व के वितरण को जो है निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो है संयोजक बंधों की जो है ध्रुवीयता को निर्धारित करता है। यह रासायनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करता है। तो ये हमारा हो गया विद्युत ऋणात्मकता। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, हेपेटाइटिस बी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, तो ये मुख्य रूप से यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये मुख्य रूप से यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, इसी को प्रभावित करता है। यह वायरस जो है यकृत की कोशिकाओं को संक्रमित करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिससे जो है यकृत में सूजन और जलन होती है। इसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। यकृत जो है शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग है जो कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। नेक्स्ट हमारा ऐसे शुरू होता है प्रश्न पत्र 2018 का। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से दृष्ट धारा उपयोग करते हैं। दृष्ट धारा का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन दिया गया है पंखा, टार्च, टीवी और कूलर। देखिए दृष्ट धारा क्या होती है? वह विद्युत धारा जिसकी जो है समय के साथ साथ परिमाण और दिशा नहीं बदलती है। परिमाण और दिशा नहीं बदलती है, अर्थात सदैव नियत रहती है, दृष्ट धारा कहलाती है। दृष्ट धारा का उपयोग जो होता है वो हम लोग टार्च में करते हैं। दृष्ट धारा का उपयोग टार्च में किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? पौधों एवं
जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है अमीबा, युगलीना, वायरस, फिर आपका है, कमेंट फास्ट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं। पौधे और जंतुओं के बीच की जो कड़ी होती है उसको युगलीना बोलते हैं, उसको हम लोग युगलीना बोलते हैं। पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना बोलते हैं। यह जो है युगलीना जो है एक कोशिकीय प्रोटो जो है जोआ संघ का प्राणी है। यानी क्या है, जो युगलीना है हमारा यह एक कोशिकीय और प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है चुंबकीय पदार्थ हैं। ऑप्शन दिया गया लोहा, पीतल, तांबा और रबड़। तो अगर हम चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर जो है आकर्षित होते हैं। इनमें आपका आता है लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो जिनमें से ऑप्शन ए में दिया गया है लोहा, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन दिया गया है यकृत, प्लाज्मा, मस्तिष्क और अस्थि मज्जा। तो अगर हम लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण देखें तो इनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा के अंदर सभी रक्त कोशिकाएं एक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं से बनते हैं जिसे जो है स्टेम सेल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है विद्युत बल्ब में जो है ये तंतु किस धातु का बना होता है? जो हमारा विद्युत बल्ब होता है इसमें जो तंतु लगा होता है वो किस धातु का बना होता है? ये जो है किस धातु का बना होता है? तो ये हमारा बना होता है टंगस्टन धातु का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है अतलग उत्तरीय प्रश्न में खनिज तथा अयस्क से आप क्या समझते हैं, या खनिज और अयस्क से क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं, एक साइड हम लोग खनिज लिख लेते हैं और एक तरफ अयस्क। तो खनिज क्या होता है? धातुओं के वे यौगिक जिनमें जो है धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज क्या होते हैं? तो वे यौगिक जिनसे धातु की मात्रा जिनमें जो है धातु की मात्रा कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, वे खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या कहते हैं? इसी का उल्टा। तो वे धातुओं के वे यौगिक होते हैं अयस्क जो है जिनसे धातु पर्याप्त मात्रा में होती है, जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में होती है वे अयस्क कहलाते हैं। दूसरा है खनिज में खनिज से धातु को शुद्ध रूप से जो है प्राप्त करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा दिया गया है आभरक और लिमोनाइट इत्यादि। और इसमें क्या होता है अयस्क में? तो अयस्क से धातुओं को जो है शुद्ध रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम के अयस्क, फिर दिया गया बॉक्साइड, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। प्रश्न नंबर 7 है विद्युत के दो सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम लिखे। तो इसको अभी हमने जस्ट ही देखा है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है, जैसे कापर, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना इत्यादि। और कुचालक तो वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उन्हें कुचालक कहा जाता है। इसमें आपका प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी ये सभी आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखते हैं, हरे पेड़ पौधे पृथ्वी पर सभी विषमपोषियों के लिए जो हैं ऊर्जा के स्रोत हैं। पौधे सौर ऊर्जा पौधे जो सौर और रासायनिक ऊर्जा को जो है व्यवहार खाद्य स्रोत में परिवर्तित करते हैं। यदि जो है पौधे पृथ्वी से गायब हो जाते हैं तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो जाता है और विषमपोषी भोजन के बिना मर सकते हैं। इससे क्या होगा? यदि जो है पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो इससे पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें असंतुलन हो जाएगा
और जो विषम पोषी वाले हैं ये भोजन के बिना भी मर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, खाद्य जाल से क्या समझते हैं? देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध जो है दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला के पारस्परिक संबंध को जो है खाद्य जाल कहते हैं। यानी कि जो एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारी हैं उनका संबंध दूसरे खाद्य श्रृंखला वाले जीवधारियों से होता है। तो इसी प्रकार का जो संबंध है इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। इसी प्रकार जो खाद्य श्रृंखला का पारस्परिक संबंध है यही हमारा खाद्य जाल कहलाता है। जब एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं जो है पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे से बधी रहती हैं या बधी हुई होती हैं, बधी हुई क्रियाशील होती हैं, तो उसे जो है खाद्य जाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। चलिए देखते हैं। देखिए, मानव रक्त को जो है 4 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से पहला हमारा है ए, बी, ए बी और ओ पॉजिटिव और निगेटिव। यानी कि ये जो हैं ये जो दिए गए हैं ए बी और ओ, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। यह रुधिर वर्ग के अंदर जो है रुधिर में पाए जाने वाले अणुओं, जिन्हें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं, के कारण होती है। एंटीजन क्या होता है? तो रुधिर में पाए जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन जो होता है ये रुधिर में पाए जाने वाली लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर जो है ये पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी जो होता है ये रुधिर जो है रुधिर प्लाज्मा में आमतौर पर लोगों में पाए जाने वाला रुधिर वर्ग जो होता है वो अनुवांशिक होता है। रुधिर वर्ग जो होता है वो अनुवांशिक होता है। प्रश्न नंबर 11 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो देखते हैं, किसी चालक में जो है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई तार है उसमें जो विद्युत आवेश की उसका जो प्रवाह है वो किस दर से हो रहा है, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा जो है धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। यानी जिस तरफ उसका आवेश धन होगा उसी तरफ उसकी दिशा मानी जाएगी। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। यह एक जो है अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है 2019 का प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर पहला है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा है और उसकी परिभाषा भी देखा है। तो इसका एसआई मात्रक हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्पियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट हमारा जो है ये है लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट एक प्रकार का जो है ज्वालामुखी अयस्क है और इसमें सर्वाधिक लोहा यानी आयरन पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है Fe2O3 है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिश्र धातु है। ऑप्शन दिया गया है पीतल, जस्ता, तांबा और टिन। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं की जो है एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर बनने वाला ठोस पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित मात्रा में मिलाने पर बनने वाला ठोस पदार्थ मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु का उदाहरण हम देखें तो पीतल जो है ये एक मिश्र धातु है जो आपका तांबे और जस्ते के संयोग से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में जो है एनीमिया के कारण हैं। ऑप्शन दिया गया है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपयुक्त सभी। तो अगर हम भारत में एनीमिया के कारण देखें तो जो है एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। यानी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण आयरन की कमी होना। इसके अलावा
गरीबी, फिर आपका अज्ञानता, गंदा रहन सहन, फिर उसके बाद में है ये सभी हैं इसके जो है कारण हैं, यानी एनीमिया के ये सभी कारण हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्योग विकास और प्राकृतिक चयन। तो जीवों में जो है अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियां जो है बनना जो है उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन क्या क्या होता है? तो जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन जो होते हैं होने से नई जातियां बन जाती हैं, इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका जीन परिवर्तन और दूसरा गुणसूत्र। एक जीन उत्परिवर्तन होता है और दूसरा गुणसूत्र परिवर्तन होता है। तो इसमें से एक हमारा दिया गया है जीन परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। पिग आयरन किसे कहते हैं? पिग आयरन जो होता है ये किसको कहा जाता है? तो देखते हैं, पिग आयरन जो होता है लोहे का अशुद्ध रूप होता है। पिग आयरन लोहे का अशुद्ध रूप होता है। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग 3 से 5% तक होती है। पिग आयरन को जो है धमन भट्टी में लोहे के अयस्क द्वारा बनाया जाता है। लोहे के अयस्क द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब किसी जो है चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह गर्म होकर, यानी तब वह क्या होता है गर्म हो जाता है। तो इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे हम लोग हीटर देखते हैं, उसमें जब हम लोग लगाते हैं प्लग करंट में तो धीरे धीरे हीट होकर वो गर्म हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके ऊष्मीय प्रभाव पर कई उपकरण निम्न हैं, जैसे आपका सोल्डरिंग होता है। जैसे जब लोग कोई तार टूट जाता है तो सोल्डरिंग करते हैं, जो सोल्डरिंग वाली मशीन होती है उसका एग्जाम्पल है। दूसरा आपका है विद्युत बल्ब, फिर आपका है एलईडी विद्युत बल्ब नहीं होता है, जो पहले के विद्युत बल्ब आते थे वो वाला विद्युत बल्ब होता है। फिर आपका है विद्युत प्रेस, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रॉनिक केतली, ये सभी हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण। प्रश्न नंबर 8 है, रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो रक्त वर्ग जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। रक्त वर्ग 4 प्रकार का होता है, जिसके नाम है ए, बी, ए बी और वो, ये 4 रखा गया है। रक्त समूह जो है, रक्त समूह अपने माता पिता से विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है। यानी कि रक्त समूह आपका जो माता पिता से विरासत में मिले जीन है उसी से निर्धारित होता है। प्रत्येक समूह में जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों हो सकता है। तो इस तरह से कुल कितने हो गए? तो कुल 8 जो है रक्त समूह हो गए, जिसमें आपका दिया गया ए प्लस ए माइनस, यानी ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। प्रश्न नंबर 9 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता का मत जो है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो है एक प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से आता है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। यह एक जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से आता है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी पुस्तक का नाम है, इसको रट लेंगे आप लोग। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक मिनट, को जो है पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सबसे पहले इस वाक्य का प्रयोग किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत किसने दिया था? तो ये देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं?
देखिए थैलेसीमिया रोग के जो लक्षण हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। इसके लक्षण निम्न हैं। पहला आपका दिया गया हड्डी की विकृत यानी विकृत, विशेष रूप से चेहरे में, यानी जो हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, विशेष रूप से चेहरे की हड्डी थैलेसीमिया रोग में। दूसरा है गहरे रंग का जो है मूत्र। फिर आपका है वृद्धि और विकास में देरी। फिर है अत्यधिक थकान और थकावट। फिर आपका है पीला या पीली त्वचा। ये हो गए थैलेसीमिया रोग के लक्षण। प्रश्न नंबर 11 है खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो देखते हैं खाद्य श्रृंखला यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है या एक दिशा में होता है। इस श्रृंखला में प्रत्येक जीवधारी जो होता है दूसरे पर जो है न निर्भर होकर अपने उच्चतम वाले जीव पर जो है निर्भर करते हैं। इसमें जो होता है जो जीवधारी होते हैं ये अपने से उच्च स्तर वाले जीव पर जो होते हैं निर्भर होते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए घास पे जो है टिड्डा निर्भर होता है, टिड्डे पे मेढक होता है, मेढक पे सांप, सांप पे मोर। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है यहाँ से 2020 के प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है तृतीय उपभोक्ता हैं। ऑप्शन दिया गया है हरे पेड़ पौधे, चूहा, सांप और बाज। तो देखिए तृतीय उपभोक्ता तो वह सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं तृतीयक उपभोक्ता के श्रेणी यानी तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें आपका बाज, शेर, गिद्ध और भालू आते हैं, जिसमें आपका बाज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है उपधातु किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है लोहा, आर्सेनिक, सोना और ग्रेफाइट। तो उपधातु क्या होते हैं? तो वह तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे जो है उपधातु कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ये जो है 7 उपधातु होते हैं, जिसमें आपका आता है सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरान, जर्मेनियम, फिर आपका है एंटीमनी, फिर आपका है पोलोनियम और ट्यूलेरियम। तो जिसमें से हमारा आर्सेनिक दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है डार्विन, फिर आपका दिया गया है लैमार्क, फिर आपका दिया गया ह्यूगो डू ब्रिज या इनमें से कोई नहीं। तो उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत जो है ये जीन बैप्टिस्ट जो है लैमार्क हैं। यानी ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लैमार्क से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। इनके अनुसार जो है वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण जब किन्हीं अंगों का अधिक उपयोग किया जाता है तो वह अधिक विकसित होता है और जिन अंगों का उपयोग कम किया जाता है वह अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो ये आपका है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 4 है नोबेल गैस का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रेडान। तो नोबेल गैस किसे कहते हैं? समान गुण वाले रासायनिक तत्वों का जो है एक समूह है। नोबेल गैस जो है ये समान जो है गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक समूह है जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। यानी नोबेल गैस का दूसरा नाम उत्कृष्ट गैस है। उदाहरण के लिए इसमें आता है हीलियम, रेडान, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान गैस शामिल है। इन्हें जो होता है अक्रिय गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये स्थिर एवं जो है अक्रियशील होती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेडान। प्रश्न नंबर 5 है जनित्र द्वारा ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है। ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का फिर है रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और हमारा दिया गया है रासायनिक ऊर्जा का जो है उष्मीय ऊर्जा में। तो जनित्र जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, इसमें क्या होता है जनरेटर एक यंत्र है। तो ये क्या करेगा
जनरेटर एक यंत्र है और इससे क्या निकलती है, तो विद्युत निकलती है चालू करने पर। तो जनरेटर एक यंत्र है, तो यंत्र से क्या निकलता है, तो विद्युत ऊर्जा निकलता है। तो इस प्रकार हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, एड्स जो है किस विषाणु के द्वारा होता है। एड्स जो है ये किस विषाणु के द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है HIV, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन आइम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसी के नामक विषाणु द्वारा होता है। HIV जो होता है, सॉरी एड्स जो होता है वो HIV नामक विषाणु से होता है, जिसमें जो है मानव प्राकृतिक जो है प्रतिरक्षा क्षमता खो देता है। यानी जो उसका प्रतिरक्षा क्षमता होती है प्राकृतिक, ये इसमें खो देता है। प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। तो देखते हैं, किसी रोग के होने या चोट लगने पर जो अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो है जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य कम से कम जो है साधनों में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो चोटग्रस्त व्यक्ति जो है समय से इलाज हो सके। यानी प्राथमिक उपचार क्या कहते हैं, जब भी कोई रोगी व्यक्ति है उसके रोग होने या चोट लगने पर जो अप्रशिक्षित व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है वही प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था दे दी जानी चाहिए जिससे जो चोटग्रस्त व्यक्ति है उसका समय से इलाज हो सके। प्रश्न नंबर 8 है, अयस्क से आप क्या समझते हैं या अयस्क क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे खनिज जिनसे जो होता है धातु का जो है आसानी तथा लाभदायक तरीके से निष्कासन किया जा सकता है। अयस्क जो होते हैं ऐसे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं का निष्कर्षण जो है आसानी और लाभप्रद तरीके से किया जा सकता है, वे अयस्क कहलाते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क जो होता है वो खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो देखिए, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है श्वेत रुधिर कणिका। पहला हमारा है श्वेत रुधिर कणिका। अब ये क्या करती हैं, तो ये शरीर की जो है संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। ये क्या हैं, शरीर की संक्रमण रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। दूसरा है लाल रक्त कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, तो लाल रक्त कोशिकाओं जो होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन जो होता है शरीर के विभिन्न अवयवों में पहुंचाती है। लाल रुधिर कणिका क्या करती हैं, तो ये आपका हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स या विषाणु कोशिकाएं। ये रक्त का थक्का जमने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त प्लाज्मा में जो है लवण, पोषक तत्व और पानी और एंजाइम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं कार्य में समजात अंग उन्हें कहते हैं जो उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में परस्पर भिन्न होते हैं। ऐसे अंग जो उत्पत्ति में समान और कार्य में भिन्न होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। जैसे कि मेढक के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद, पंछी के पंख तथा मानव के हाथ आदि जो है उत्पन्न में जो है उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में परस्पर भिन्नता रखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समजात अंग। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, परिपथ में जो है 5 एम्पीयर की धारा जो है 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ आई हमारा दिया गया है एम्पीयर, यानी कि आई बराबर 5 एम्पीयर। समय हमारा दिया गया है टी जो 1 आवर और हमको यहाँ क्यू ज्ञात करना है, यानी कि आवेश ज्ञात करना है।
जिसका सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन टी। तो यहाँ से हम Q को पश्चांतर कर लेंगे, तो Q बराबर हमारा हो जाएगा I इंटू टी। अब यहाँ हम लोग जो यहाँ ये दिया गया है समय 1 घंटा, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा इतना सेकंड। अब इसका हम लोग मान रख लेंगे, तो यहाँ हमने रख लिया I बराबर 5 एम्पियर और जो T है हमारा 3600, तो टोटल हमारा हो जाएगा इतना जो है केल्विन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है 2021 का प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो है ये किसका अयस्क है? ऑप्शन दिया गया है Zn, Au, Hg और Fe। तो सिनेबार जो है आपका, सिनेबार जो है पारा सल्फाइड का एक अयस्क है। पारा सल्फाइड का एक अयस्क है जिसको हम लोग बोलते हैं Hg का अयस्क है। इसका उपयोग चमकीले जो है लाल रंग के कारण आभूषणों और गहनों में रंजक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी Hg हो जाएगा, यानी कि पारा। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारे का। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में विषाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पोलियो, कोरोना, एड्स और हैजा। तो जो हैजा हमारा है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, क्योंकि हैजा एक जीवाणु रोग है। हैजा कैसा है? एक जीवाणु रोग है। हैजा जीवाणु जो है विब्रियो कालेरी के कुछ उपभेदों द्वारा छोटी आंत को संक्रमण करते हैं। जैसे आपका होता है, इसमें आपका होता है दस्त, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन, ये सभी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैजा हो जाएगा। विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो हैजा है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक सेल नहीं है? चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जो है एक गैल्वेनिक सेल है। क्या है? एक गैल्वेनिक सेल है, प्राथमिक सेल नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर जो है कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? ये हमको बताना है कि किस ताप पे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, डार्विनवाद संबंधित है। डार्विनवाद जो है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है उत्पादित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, या योग्यतम की उत्तरजीविता। देखिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। योग्यतम की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन से संबंधित है, या इसी ने इसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वे जीव जो योग्य हैं वातावरण में जीवित हैं तथा जो अयोग्य हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। उपाधि लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत, तो ये जो है ये लैमार्क ने दिया था, इसको लैमार्क ने दिया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है अत लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 6 से। विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, विद्युत आवेश में जो है केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, इसलिए जो है विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे जो है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जब भी हम कोई चुंबक लेते हैं तो जितनी दूर पर वो किसी लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है उतना दूर उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है गतिमान विद्युत आवेशों और स्पिन नामक मौलिक जो है क्वांटम
संपत्ति से जो है जुड़े प्राथमिक कणों के आंतरिक चुंबकीय छड़ों द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडलीव की संशोधित जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्ग तथा समूह हैं? मेंडलीव की जो संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त और कितने समूह हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो सारणी में, आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और 9 समूह हैं। 7 आवर्त और 9 समूह हैं। प्रश्न नंबर 9 है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण का नाम लिखिए। यानी कौन सा परीक्षण किया जाता है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए? तो उसका नाम है आपका एलिसा एंजाइम लिंक्ड जो है इम्यूनोसार्बेट एसे, जिसको हम लोग एलिसा बोलते हैं। यानी एलिसा परीक्षण किया जाता है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए, या इसको लोग बोलते हैं एंजाइम इम्यूनो एसे। HIV के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला जांच परीक्षण था। यह अत्यंत जो है संवेदनशील भी या जो है अत्यंत संवेदनशील परीक्षण भी था। तो HIV पॉजिटिव का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। देखते हैं, इसके उद्देश्य निम्न हैं। इनमें से पहला आपका है जीवन संरक्षण, यानी इसमें जीवन का संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा दिया गया है स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना, प्राथमिक उपचार से स्थिति को अधिक खराब होने से बचाया जा सकता है। तीसरा है घायल व बीमार जो है व्यक्ति को रोगमुक्त होने में सहायता प्रदान करना। फिर आपका है अत्यधिक रक्तस्राव को रोकना। ये सभी आपको हो गए प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। प्रश्न नंबर 11 है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो देखिए, ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है पारिस्थितिकीय पिरामिड का एक मात्र प्रकार है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा अप्रत्यक्ष होता है। तो ये आपका ऊर्जा का पिरामिड दिया गया है। ये है ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उत्पादक और लास्ट में सूर्य। ये हमारा हो गया ऊर्जा का पिरामिड। ये सदैव जो होता है सीधा होता है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है 2022 का प्रश्न पत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव जो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डोब्रिज और टांसले। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव जो है नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने जो है 1859 इसी में जो है ये प्रतिपादित किए थे। चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य जो है HIV संक्रमित की वजह से होने वाले महामारी यानी एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जो है जागरूकता जो है बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 दिसंबर। प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत धारा का मात्रक, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि एम्पियर होता है। देखिए, विद्युत धारा जो होता है किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा यानी I बराबर Q अपॉन T यानी आवेश बटे समय होता है। प्रश्न नंबर 4 है, चुंबकीय पदार्थ हैं निकिल, लोहा, कोबाल्ट और सोना। देखिए, वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है,
डोलोमाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन दिया गया Hg, Mg, Mn और Zr। तो देखिए डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम यानी Mg का एक अयस्क है। डोलोमाइट एक प्रकार का चूना पत्थर है। यह मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Mg यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6 से। आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश का मात्रक जो है ये हमारा कूलाम है। आवेश का मात्रक हमारा कूलाम है। एकांक आवेश यानी एकांक आवेश क्या होता है देखते हैं। एकांक जो है आवेश हमारा क्या होता है, तो वह आवेश जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश को 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करता है। देखिए एक आवेश किसे कहते हैं, तो वह आवेश जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखी अपने बराबर के समान आवेश को कितने, तो 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। उसी हम लोग बोलते हैं एकांक आवेश। प्रश्न नंबर 7 है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध जो है विद्युत में संबंध, प्रतिरोध और विद्युत में संबंध लिखिए। तो देखते हैं ओम का नियम क्या है। समान ताप व स्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज होता है, उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। विभवांतर यानी V, धारा I तथा प्रतिरोध R के बीच संबंध दर्शाए जाएं तो वहाँ ही ओम का नियम होता है। जैसे आपका होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर या R बराबर V अपान आई या I बराबर जो है V अपान आर। तो ये आपका हो गया ओम का नियम। प्रश्न नंबर 8 है, आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आवर्त क्या होता है, तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में जो है क्रमबद्ध करने पर कुछ क्षैतिज पंक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त किसे कहते हैं, तो जो तत्वों का जो परमाणु भार है वृद्धि क्रम में जब उनको क्रमबद्ध किया जाता है तो कुछ क्षैतिज पंक्तियां प्राप्त होती हैं, उन्हें क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। सामान आवर्त वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं की संख्या समान होती है। वर्ग क्या होता है, तो आवर्त नियम के जो है अनुसार तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं। उसे ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है वर्ग कहते हैं। उसी ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं खनिज क्या होता है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित जो है रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका जो है निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह खनिज होता है। धातु क्या होता है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं उसे धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, आयरन इत्यादि। प्रश्न नंबर 10 है, एलिसा परीक्षण क्या है? एलिसा परीक्षण जो है ये क्या है, देखते हैं। एलिसा तकनीक एक परीक्षण है जिसे एंजाइम लिंक्ड आइमोनोसार्बेट परख या एंजाइम आइमिनो परख के रूप में भी जाना जाता है, जिसको हम लोग शार्ट में एलिसा बोलते हैं। इतने को हम लोग शार्ट में एलिसा बोलते हैं, जो कि रक्त में एंटीबॉडी, हार्मोन, पेस्टाइड्स और प्रोटीन का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, हेपेटाइटिस बी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हेपेटाइटिस बी रोग जो है या यकृत अंग को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। इससे क्या होता है, तो यकृत में सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा
शराब पीने से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है प्रश्न पत्र 2023 का। प्रश्न नंबर पहला है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन दिया गया है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या उपयुक्त सभी। तो चुंबक के द्वारा जो आकर्षित होता है वो लोहे का बुरादा होता है। प्रश्न नंबर 2 है, मिश्र धातु हैं। ऑप्शन दिया गया है पीतल, तांबा, जस्ता और टिन। तो मिश्र धातु क्या होती हैं? तो जो हो यानी मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। जैसे हमारा पीतल एक मिश्र धातु है, यह तांबे और जस्ते के संयोग से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डार्विनवाद संबंधित है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जीवों के आकार में वृद्धि, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो अगर हम देखें डार्विनवाद, तो डार्विनवाद जो हमारा है योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है। ये हमारा योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है। जबकि उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत ये लैमार्क से संबंधित है। लैमार्क से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं जो वातावरण के अनुकूल होते हैं वो जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, और जो होता है प्रतिकूल होते हैं वे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रक्त के थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है किसके कारण? ऑप्शन दिया गया है थैलेसीमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया या उपयुक्त सभी। तो देखिए रक्त की जो थक्का बनने की प्रक्रिया है वो इसका कारण जो है वो आपका है थैलीसीमिया भी है, इनीमिया भी है और हीमोफेलिया भी है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण जो है ये किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो हमारा है ये एड्स के लिए किया जाता है। यानी एड्स के लिए जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है, जो एक प्रकार का जो है प्रतिकर्षण परीक्षण है, जो आपका है एक विशेष प्रकार का एंजाइम की मौजूदगी को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम बताइए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है और यहाँ अतलग उत्तरीय में आ गया है। तो पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी जो है वो युगलीना है। युगलीना को हम लोग ही बोलते हैं। यह जो है एकल कोशिकीय वाला जीव है जो आपका है जंतु और पौधे दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 7 है, रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रक्त वर्ग जो है 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी और ओ। रक्त जो समूह होता है ये अपने माता पिता से जो है विरासत में मिले जीन से निर्धारित होता है। प्रत्येक जो है समूह में धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कुल 8 रक्त समूह हैं, जिसमें आपका ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव ऐसे करके टोटल 8 रक्त समूह हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? कितने आवर्त और समूह हैं? तो टोटल आवर्त आपके हैं 7 मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में, और समूह हैं 18। समूह 18 और आवर्त 7। प्रश्न नंबर 9 है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है ऊर्जा का पिरामिड। देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो है एक रेखीय है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। यह जो एक सीधा पिरामिड होता है जिसमें जो है सबसे निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं, और उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। यानी ये हमारा हो गया पिरामिड ऊर्जा का। सबसे नीचे यहाँ हमारा सूर्य होगा, फिर इसमें उत्पादक होंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि वह प्रभाव है जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। यह प्रभाव जो होता है जूल के नियम द्वारा समझा जा सकता है। जूल का नियम क्या है?
तो Q बराबर होता है I² R और T। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो जैसे सोल्डरिंग आयरन होता है, विद्युत हीटर, गीजर, प्रेस, केतली, ये सभी आपके हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण। प्रश्न नंबर 11 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो वनस्पतियों के साथ जो है मांस भी खाते हैं, यानी कि जो है वनस्पतियों के साथ मांस भी खाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इसमें आपका आता है मानव, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, सूअर इत्यादि। जो अपने नित्य आहार में जो होता है वनस्पतियों के साथ मांस का भी सेवन करते हैं, वो आपके होते हैं सर्वाहारी जंतु। आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होती है। आप क्लास का PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस यहाँ से जाके इसका PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।